दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का भूगोल का हम लोग जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया बुक है उसका हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 80% से ज़्यादा प्रश्न इसी बुक से देखने को मिलते हैं। तो इस बुक में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। देख लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो इस तरह से इस पूरे बुक का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप लोग अपना बुक निकाल लीजिए या फिर कॉपी में इसका आंसर है वो नोट करते जाइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले इतिहास का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप इतिहास का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है वो इसी बुक से सिलेक्ट किए जाते हैं क्योंकि ये बुक बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना, ये बुक है जो बिहार बोर्ड का है। आप लोग जानते होंगे, इसी बुक से आप लोग तैयारी भी करते होंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और आपको कमेंट करके बताना है कि अगला वीडियो आपको कौन सब्जेक्ट का चाहिए। तो चलिए देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, सी है जैव और डी है अजैव। तो देखिए कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन में। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो देखिए सौर ऊर्जा जो होता है वह पुनः प्रतियोग संसाधन है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद आइए तीसरा क्वेश्चन में। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, सीमा जो है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका आंसर होगा 200 नैनोमीटर। देखिए 200 नैनोमीटर कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। दोस्तों डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है, तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। संसाधनों के अनियोजित विदोहन से कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। उसके बाद आइए पाँचवां क्वेश्चन में। देखिए पाँचवां क्वेश्चन कहता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो देखिए इसका आंसर होगा 19.2 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी रहेंगे सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए उसके बाद आते हैं दूसरा चैप्टर पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए इसका सही आंसर होगा अत्यधिक सिंचाई, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो देखिए सोपानी कृषि पहाड़ी क्षेत्र में प्रचलित होता है। तो पहाड़ी क्षेत्र देखिए कहाँ कौन है, उत्तराखंड है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए क्योंकि आपके वीडियो बनाने के लिए ये नया बुक NCERT का ख़रीद कर लाए हैं, तो कम से कम बुक के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखिए कहता है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि मरुस्थल कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ होगा, राजस्थान में होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन। देखिए कहता है कि मेढक के
प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो देखिए मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो एंड्रीन है। एंड्रीन देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा, यानी कि काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं अगला चैप्टर में। चलिए उसके बाद देखिए इस चैप्टर में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह और हरा ग्रह। तो पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो देखिए महासागर में कितना प्रतिशत जल है? तो 96.6%, यानी कि ऑप्शन घ यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर कौन कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग हो जाएगा पंडित नेहरू। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों की शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65%। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, यानी कि ऑप्शन ग यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर में आते हैं। देखिए इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था? तो दोस्तों 2001 में भारत के 19.27% भूभाग पर ही वन का विस्तार था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। उसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो भारत में कितने % भूभाग पर वन का विस्तार है? तो 20.60, यानी कि क इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो बिहार में मात्र 7% क्षेत्र पर वन का विस्तार है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? देखिए कहता है कि पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में कितना प्रतिशत वन का विस्तार है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 75%, ख है 80.05%, ग है यहाँ पे 90.03% और घ है 60.11%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 60.11%। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सबसे ज़्यादा वन का विस्तार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि वन संरक्षण प्रबंधन दृष्टि से वन को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कहता है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र भूमि में कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 1951 से लेकर के 1980 तक के बीच में कितने किलोमीटर वन क्षेत्र जो है वो कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो देखिए इसका आंसर होगा 26,200। 26,200 कहाँ है? ऑप्शन ख में है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि संविधान का धारा 21 का संबंध है। दोस्तों संविधान का धारा 21 का संबंध है वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से।
यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क हो जाएगा, वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो इसका आंसर होगा 4 अरब हेक्टेयर। देखिए 4 अरब हेक्टेयर कहाँ पे है, ऑप्शन ख में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेक्शन हुआ था। तो इसका आंसर होगा अफ्रीकी कन्वेक्शन, यानी कि सही आंसर क्या है, ऑप्शन क है, अफ्रीकी कन्वेक्शन। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है। तो देखिए भारत में केवल कौन सा जीव पाया जाता है, सॉरी भारत में ही कौन सा जीव पाया जाता है, घड़ियाल जो है वो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। अब देखिए कहीं कहीं बुक में डॉल्फिन दिया हुआ रहता है, तो देखिए डॉल्फिन है वो गंगा नदी में पाया जाता है, और गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल में भी बहता है, तो हो सकता है डॉल्फिन वहाँ भी जा सकता है, लेकिन घड़ियाल है वो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पंछी है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी अगर नहीं जानते हैं तो भारत के निवासी नहीं हैं। आंसर देखिए कबूतर, हंस, मयूर और तोता। तो बताइए कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से इसका आंसर है वो आप लोग कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने से ये होगा कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और हमको भी लगेगा कि नहीं आप लोग एक्टिव हैं। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसके बाद आइए। देखिए 13वां कहता है कि मैग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। मैग्रोव्स वन जो है वो सबसे अधिक, तो मैग्रोव्स वन कहा जाता है सदाबहार वन को, जहाँ हमेशा हरियाली रहती है। हम लोग तरफ तो पतझड़ वन है, बिहार में ज़्यादातर तो पतझड़ वन है, यानी कि साल भर में एक बार जो वृक्ष के सारे पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, तो हम लोग तरफ पतझड़ वन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। लेकिन मैग्रोव्स वन जहाँ हमेशा पानी रहता है, सदाबहार वन, और ये कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पाया जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए टैक्सोल का उपयोग होता है। देखिए टैक्सोल एक दवा का नाम है और एक पौधा भी है। तो टैक्सोल जो है वो कैंसर में उपयोग होता है। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि चरक का संबंध किस देश से था। दोस्तों चरक जो महान एक जिसको वैद्य बोलते हैं वो वैद्य थे, तो कहाँ के थे, तो भारत के, यानी कि आचार्य चरक का संबंध कौन सा देश से है, तो भारत से है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर में आते हैं। उसके बाद देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज है। तो लौह युक्त खनिज कौन है, मैग्नीज, अवरक, बॉक्साइट और चूना पत्थर। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैग्नीज। देखिए बॉक्साइट क्या है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसमें लोहा नहीं पाया जाता। अवरक जानते हैं कि अधात्विक खनिज है। चूना पत्थर आप लोग जानते होंगे कि यह भी अधात्विक है। तो मैग्नीज है ये कैसा खनिज है, धात्विक खनिज है, और इसमें लौह युक्त है, यानी कि लोहे की मात्रा पाया जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज सोना, टीन, अवरक, ग्रेफाइट। इसका आंसर अभी बताए थे कि अवरक है ये अधात्विक है, इसमें धातु की मात्रा नहीं पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है। इसको याद करना बहुत आसान है। देखिए कोई भी उद्योग आप खोलिएगा उसमें लोहे का उपयोग अवश्य होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ग हो जाएगा, लोहा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। कहता है कि कौन सा लौह अयस्क एक प्रकार का है। तो लौह अयस्क का एक प्रकार कौन है, तो लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिन्स, इनमें से सभी। तो देखिए 5 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हेमाटाइट। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट ये सब है लोहा का अयस्क है, और बिटुमिन या तो कोयले का है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक है। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है कर्नाटक, तो क में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 7वां क्वेश्चन में। देखिए 7वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत
लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ अकेले 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 8वां क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में अगर फिलहाल अभी का डेटा देखेंगे तो 5वां स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? 5वां है। लेकिन इस बुक के अनुसार देगा आपको तृतीय स्थान, यानी कि सही आंसर क्या है? ऑप्शन ग है। चलिए उसके बाद आइए 9वां क्वेश्चन में। देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 kg, यानी कि 10 किलोग्राम। ऑप्शन ख इसका सही है। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए उड़ीसा है वो मैग्नीज उत्पादन में सबसे आगे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में 400 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो सभी जितने भी BTBC बुक है, यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी बुक जारी किए गए हैं सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इसी से 80% से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम टोटल बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करा देंगे। इससे पहले हम हिस्ट्री का क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। हिस्ट्री का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क कौन कौन होता है? बॉक्साइट होता है, कोरंडम होता है, क्रायोलाइट होता है। तो देखिए बॉक्साइट सबसे इसका जो प्रमुख अयस्क है वो बॉक्साइट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ हो जाएगा, बॉक्साइट। अब देखिए इसका ट्रिक आपको एक याद करा देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का 3 अयस्क होता है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि कोई बक्सा है, उस पर अगर आप लोग कुछ से मारिएगा तो क्या करेगा? डम डम करेगा, यानी कि बॉक्साइट हो गया, फिर कोरंडम हो गया, और एक होता है क्रायोलाइट, उसको रगड़िएगा तो क्राई क्राई करेगा। तो इसको याद इस तरह से याद रखिए, कोरंडम, क्रायोलाइट और कोरंडम, क्रायोलाइट और बॉक्साइट। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? तांबे का भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 करोड़। यहाँ पे देखिए टन छूट गया है, 125 करोड़ टन, यानी कि ख इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? दोस्तों जो अबरक है वो मेनली रूप से बिहार और झारखंड में ही पाया जाता है, और अकेले बिहार और झारखंड देश में 80% अबरक का उत्पादन करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का उपयोग होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क हो जाएगा, चूना पत्थर। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लघु उत्तरीय है। तो चलिए हम लोग अगला चैप्टर में बढ़ जाते हैं। देख लीजिए कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? दोस्तों किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो आंसर हो जाएगा असम, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र था वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे घ हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो देखिए जल, सौर, पवन, कोयला। तो देखिए कोयला है वो अनवीकरणीय है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? कोयला, विद्युत और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस में। तो देखिए इसमें जो विद्युत है वो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, क्योंकि देखिए विद्युत ऊर्जा डायरेक्ट हमको नहीं प्राप्त होता है। या तो हम लोग जल के माध्यम से डैम बना करके विद्युत उत्पादन करते हैं, या फिर वायु के माध्यम से पवन चक्की लगाकर विद्युत का उत्पादन करते हैं, या फिर कोयला से हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं। यानी कि
जो विद्युत उत्पादन है उसको हम लोग किसी अन्य एनर्जी फॉर्म से हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे धूप से हम लोग कर रहे हैं तो उसमें सौर ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहे हैं, तो यह प्राथमिक ऊर्जा नहीं होगा, द्वितीयक ऊर्जा होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? कोयला, विद्युत, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन घ इसका बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए छठा क्वेश्चन कहता है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो देखिए गोंडवाना समूह का कोयला है वो बहुत पुराना है। सबसे पुराना ऑप्शन इसमें देखिए कौन है? तो 25 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए 7वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, कोयला में सबसे अग्रणी है राज्य कौन है? झारखंड में। मैग्नीज में उड़ीसा, लोएस्क में कर्नाटक, ये सब आपको बता चुके हैं। देखिए कहता है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट। तो ऑप्शन क में एंथ्रासाइट दिया हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल शोधक कारखाना के लिए है। तो यहाँ पे देख लीजिए तेल शोधक कारखाना के लिए, यानी कि ऑप्शन ख यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। सॉरी, तेल शोधक कारखाना हेतु नहीं है, खनिज तेल हेतु है। अभी बताया था खनिज तेल, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, खनिज तेल के लिए। इसको आप लोग एक बार सुधार लीजिएगा। चलिए उसके बाद आइए 10वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो देखिए तेल शोधक कारखाना है वो डिगबोई में है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ग हो जाएगा। देखिए तेल शोधक कारखाना कहेगा तो डिगबोई, खनिज तेल के लिए मुंबई हाई, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? देखिए प्राकृतिक गैस जो होता है वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। देखिए पेट्रोलियम कहाँ पे? ऑप्शन ख में है। चलिए उसके बाद आइए 12वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलज नदी पर है। कौन नदी पर है? सतलज नदी पर है। इसको आप लोग याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना है वो कौन नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। देखिए दक्षिण भारत की जैसी कहेगा तो सबसे बड़ा जो नदी घाटी परियोजना है वो तुंगभद्रा नदी पर है, यानी कि ऑप्शन क यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण तो होगा बरौनी, यानी कि ऑप्शन ख यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का जादूगोड़ा फेमस है, यानी कि ऑप्शन घ यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है तारापुर, कल्पकम, नरौरा और कैगा। तो देखिए परमाणु विद्युत कहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा तारापुर, यानी कि ऑप्शन का यहाँ पे सही है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मेघालय। तो देखिए यहाँ पे सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा लगाने के लिए हमको किस चीज़ का आवश्यकता पड़ता है? तो भूमि का आवश्यकता पड़ता है, और जहाँ पर सूर्य का किरण है वो डायरेक्ट पड़े, वहाँ पे छाँव हमको ज़्यादा ना मिले। तो राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वहाँ पे सौर ऊर्जा विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो अगर स्टेट पूछेगा तो आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ग यहाँ पे सही है। चलिए उसके बाद आइए 18वां क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन कहता है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन है तो भारत के सबसे अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो आंसर होगा खंभात की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन ख यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो आप लोग गुजरात क्षेत्र आप लोग जानते होंगे, इस तरह से गुजरात का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो खाड़ी है इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। तो इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से यहाँ पे जो क्षेत्र है इस तरह से भारत है, तो इस तरह इस क्षेत्र को कहा जाता है खंभात की खाड़ी, जो गुजरात के नीचे है। अब देखिए ज्वारीय ऊर्जा, यानी कि जो समुद्र से ज्वार होता है, तरंग होता है, उससे
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ही कहता है कि ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन। तो वहाँ से जो सबसे अनुकूल परिस्थिति है वो कहाँ है, खंभात की खाड़ी है, क्या क्योंकि वहाँ पे लहर है वो ज़्यादा आता है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर में आ जाते हैं। देखिए अगला चैप्टर में यहाँ पे MCQ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे लघुत्तरीय है। तो इससे आगे वाले चैप्टर में हम लोग आ जाते हैं। तो चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कहता है कि इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। तो देखिए कोई भी उद्योग लगाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, तो सबसे पहला बाजार का, फिर उसके बाद जनसंख्या रहना चाहिए वहाँ पे, उसके बाद पूंजी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऊर्जा, तो ऊर्जा यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि कारक नहीं है तो ऊर्जा हो जाएगा। कहता है कि भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए सबसे पहले 1907 ईस्वी में टिस्को का स्थापना किया गया था, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो इसका स्थापना कहाँ हुआ था, जमशेदपुर में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि पहली आधुनिक सूती मिल कहता है मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि। तो मुंबई में क्यों स्थापित किया गया था, क्योंकि मुंबई एक पतन भी है, उसके बाद यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है तथा पूंजी की उपलब्धता, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ सभी। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो देखिए सूती वस्त्र, चीनी, जूट और सीमेंट। तो देखिए सीमेंट है वो यहाँ पे कृषि पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों वीडियो है वो 25 मिनट से आगे हो चुका है, तो बाकी का जो क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे कि हम लोग अगला वीडियो में कवर करेंगे। देखिए अगला वीडियो में हम लोग इकाई 4 से शुरू करेंगे और इसमें भी कुछ क्वेश्चन बच गया है, 2-3 क्वेश्चन है, तो उसको भी कवर कर लेंगे। तो आप लोग अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके।